हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशीष गोयल। आपके सामने हाजिर हूँ फिर से जेनेटिक्स का सेकंड लेक्चर लेकर बच्चों, है ना। आज हम लास्ट क्लास में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा, हेरिडिटी देखा, वेरिएशन देखा, इनहेरिटेंस को जाना, वेरिएशंस के टाइप्स को जाना, कौन से हेरिटेबल इनहेरिटेबल हैं, कौन से इनहेरिटेबल नहीं हैं। उसके बाद हमने बच्चों तमाम टर्मिनोलॉजी को जाना, है ना। हमने जीन्स को जाना, एलील्स को जाना, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, कैरेक्टर्स क्या होता है, ट्रेड्स क्या होता है, फिनोटाइप, जीनोटाइप, हेमीजाइगस, इन सारी कंडीशंस को जाना बच्चों, राइट। फिर हमने इनब्रीडिंग डिप्रेशन को पढ़ा और जीनोम को जाना। आज मैं इसके आगे आपके साथ बात करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात करेंगे। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन वाली सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस पे बेस्ड थी बेटा, यानी कि वो बोलते थे कि कैरेक्टर ब्लेंड हो गए हैं। इसका क्या मतलब है आगे जानेंगे, लेकिन मेंडल साहब ने कहा था कि कैरेक्टर ब्लेंड नहीं होते हैं। इसका भी क्या मतलब है आज की क्लास में हम जानेंगे, राइट। चलिए तो मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात करते हैं। सबसे एक कहानी की तरह सुनिए बेटा। सबसे पहले मेंडल, ग्रिगोर जोहान मेंडल इनका पूरा नाम है, जी.जे. मेंडल, राइट। तो ये जो मेंडल साहब थे वो 1822 में बॉर्न हुए बेटा, है ना। 1822 में बॉर्न हुए, 1822 में बॉर्न हुए ऑस्ट्रिया में। उस टाइम ऑस्ट्रिया में एक गांव था, सिलिसिया नाम था। उस सिलिसिया विलेज के अंदर 1822 के अंदर ये इन्होंने जन्म लिया, राइट। आज वो जगह हेजेनडॉर्फ के नाम से जानी जाती है, जो कि चेक रिपब्लिक का पार्ट है। ऑस्ट्रिया डिवाइड हो गया ना बेटा, तो चेक रिपब्लिक उसमें से निकला। आज वो जगह चेक रिपब्लिक के हेजेनडॉर्फ नाम के एरिया के अंदर लाई करती है, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसके बाद ये अपने पढ़ाई करने के लिए लगभग 1846 के अंदर अपने पढ़ाई करने के लिए वियना वगैरह चले गए, है ना। उसके बाद ये आए और आने के बाद इन्होंने एज अ मॉन्क मोनेस्ट्री में, ऑगस्टीनियन मोनेस्ट्री में एज अ मॉन्क, एज अ पादरी, एज अ फादर का काम किया। कौन सी? ब्रून सिटी में, ऑस्ट्रिया में। ब्रून सिटी ऑस्ट्रिया में वापस आए, ब्रून सिटी में रहने लगे, वहीं पर एक पादरी का काम करने लगे, एक फादर का काम करने लगे एक चर्च के अंदर, राइट। फिर उन्होंने क्या सोचा, अब ना उनको चर्च के साथ साथ, ध्यान से बनना, उनको फादर का जॉब तो मिल गया था, साथ ही साथ उनको कुछ और काम दिए गए कि एक काम करो, तुम बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत बड़ा एरिया फ्री है हमारे पास, तुम एक काम करो, बड़े सारे प्लांट्स उगा लो। तो उन्होंने मटर, है ना, भिंडी, टमाटर, इन सब के पौधे उगाना स्टार्ट किए। उनको मटर में बड़ा इंटरेस्ट आया बेटा, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उनका एक्सपेरिमेंटल प्लान था। उन्होंने सोचा कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए किस पे? पाइसम सटाइवम, यानी कि गार्डन पी के ऊपर किया बेटा, है ना। गार्डन पी के ऊपर किया, गार्डन पी, है ना। मटर के पौधे पर उन्होंने बड़े सारे एक्सपेरिमेंट किए। कब से कब किए बेटा? 1856 से 1863, ठीक है। फिर क्या हुआ, उनका वर्क जो था, उन्होंने तमाम 7 सालों तक काम किया बेटा। 7 सालों तक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, नीट में आ चुका है। 7 सालों तक, 1856 से 1863 तक उन्होंने 7 साल इसके ऊपर काम किया। क्या काम किया, हम तमाम बातें आगे जानेंगे। और उसके बाद उन्होंने 1865 के अंदर अपना वर्क को भेजा, मतलब अपने वर्क को पब्लिश किया, किसमें? नेचर हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में। नेचर हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में, किसमें? क्या जर्नल का टाइटल क्या था बेटा? नेचर फॉर स्नाइडर वेरेन। अब इसका क्या मतलब है? इसका कुछ ऐसा मतलब है जैसे आपके पास एमटीजी है, एमटीजी की फिंगर टिप है, बायो की फिंगर टिप है, राइट। मैं किसी भी बुक को प्रमोट नहीं कर रहा हूं बेटा यहाँ पर, है ना। जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए। तो यहाँ पर ये जो बेटा, यहाँ पर ये जो एमटीजी है, ये एक पब्लिशिंग हाउस है ना। ये एक पब्लिशिंग हाउस है। उसके बाद ये जो बुक है ना, ये इसकी एक बुक है। इस बुक के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स हैं। बात समझ में आई? इस बुक के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये एक सोसाइटी थी, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। उनका एक जर्नल था, उस जर्नल का नाम था नेचर फॉर स्नाइडर वेरेन, ठीक है। और इनका जो मेंडल साहब ने उस जर्नल में अपना पेपर पब्लिश किया, उनके पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन,
यानी कि उस जर्नल में बड़े सारे पेपर्स छपे होंगे, बड़े सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हुए होंगे। तो उनका पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, राइट। अच्छा, उन्होंने अपना वर्क भेजा, ठीक है, उन्होंने अपना वर्क छापा, 1865 की बातें हैं, उन्होंने अपना वर्क भेजा डार्विन को। उस टाइम पर सबकी नजरें डार्विन की तरफ थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बुक लिख दी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। हर कोई उनके पीछे, उनकी बुक के पीछे लग गया था, बिकॉज उन्होंने क्या बोला था कि हमारे पूर्वज जो थे, हमारे एंसेस्टर जो थे, वो बंदर थे। लोगों ने बहुत हल्ला किया कि ये सब गलत बातें हैं, ये सब गलत बातें मत फैलाइए। क्योंकि उस टाइम पर लोगों का रिलीजन में ज़्यादा बिलीव था, लोगों का मानना था कि ये भगवान ने बनाई है, या जो भी गॉड है, जो भी क्रिएटर है, उन्होंने बनाई है। बाइबल के अकॉर्डिंग कुछ था, है ना, इस्लामिक धर्म में कुछ था, हिंदू धर्म में कुछ लोगों का मानना था। तो बेसिकली मेरा समझाने का मतलब है कि लोग रिलीजन से इसको जोड़ा करते थे। मेंडल साहब ने आके बोला कि इसका रिलीजन से मत जोड़िए, इसको एक्चुअली इवोल्यूशन हुआ है, लोगों में बदलाव हुए हैं। लोगों को वो चीज उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं हुई बेटा, है ना, उस टाइम पे वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो एक तो ये था, और भी बड़े सारे रीजंस थे, और कई सारे रीजंस। अब जैसे इन्होंने मैथ्स का बड़ा यूज किया, स्टैट्स का बड़ा यूज किया, और मैथ्स के इतने यूज करने की वजह से बहुत सारे बायोलॉजिस्ट समझ ही नहीं पाए। इनका वर्क अनरिकॉग्नाइज्ड क्यों रहा, एक एक करके पढ़ेंगे। बट आप मानिए इनकी 1884 के अंदर डेथ हो गई, किडनी डिजीज थी, है ना, एक ब्लाइट डिजीज की वजह से डेथ हो गई थी। और 1884 तक इनको, जब ये मर भी गए थे, इनका कोई काम जानता ही नहीं था, कोई पर्सन इनका काम नहीं जानता था। मतलब 1822 में पैदा हुए, 56 से 63 7 साल काम किया। 65 के अंदर 1865 में अपना वर्क पब्लिश भी किया कई सारे जर्नल्स में, ठीक है। और 1884 में डेथ हो गई, लेकिन उनको कोई पहचानता ही नहीं है, ठीक है। तो अब हुआ क्या, ध्यान समझना, उनके वर्क को 3 साइंटिस्ट आए बेटा, है ना, 1900 के अराउंड 1900 में, ये 1990 थोड़ा सा मिसप्रिंट है बेटा जी, 1900 में, है ना, 1900 में 3 साइंटिस्ट आए। कौन कौन आया? सबसे पहले आए कार्ल कॉरेंस, उन्होंने बहुत काम किया है, कार्ल कॉरेंस साहब ने बड़ा काम किया है। दूसरे आए ह्यूगो डिवरीज, है ना, और थर्ड आए बेटा एरिक वॉन शेरमार्क, ठीक है। इन तीनों साइंटिस्ट ने एक्चुअली, इन्होंने क्या किया, इंडिपेंडेंटली वर्क किया। क्या किया बेटा? इन तीनों ने इंडिपेंडेंटली वर्क किया, मतलब इन तीनों ने साथ मिलकर काम नहीं किया था। ये अपने शहर में, एक जर्मनी से है ना, तो ये तो अपना एक काम करने लगे, जर्मनी वाले हॉलैंड में रहते थे, एक ऑस्ट्रिया में रहते थे, तो तीनों अपना अपना अलग अलग काम कर रहे थे। तो पता चला तीनों अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, तो इनको पता चला कि हम तीनों लगभग सेम काम कर रहे हैं, हम तीनों ने सेम काम किया है। क्यों? क्योंकि इनका वर्क भी पब्लिश हुआ, रिसर्च पेपर, इनका वर्क भी पब्लिश हुआ, बैक टू बैक इनका वर्क भी पब्लिश हुआ। उस टाइम पे 1900 की बातें चल रही है, ऐसा चल रहा था कि बैक टू बैक इनके पेपर पब्लिश हो रहे हैं। इन्होंने आपस में एक दूसरे के पेपर पढ़े, इन्होंने बोला हम तो लगभग सेम काम कर रहे हैं, एक काम करते हैं, मिलते हैं। तो ये तीनों आपस में मिले। मिलने के बाद कार्ल कॉरेंस साहब ने बोला कि यार मैंने एक पुराना रिसर्च पेपर पढ़ा है 1865 में, मेंडल नाम का कोई पर्सन था जिन्होंने वो रिसर्च पेपर दिया, है ना, उनका वर्क भी जो था वो हमारे ही पैरेलल था। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, मेंडल साहब के यहाँ चलते हैं, घर चल के देखते हैं। तो वो उनके घर गए, और घर जाने के बाद उनके बड़े सारे, उन्होंने बहुत सारा उनका पेपर्स वगैरह, उनका रिसर्च वर्क रखा हुआ था, उन्होंने निकाला, उसको पढ़ा, और उन्होंने वो एकदम आश्चर्यचकित रह गए कि इनका कितना सारा काम है बेटा, इन्होंने कितना सारा काम कर लिया, लेकिन इनको कोई पहचानता ही नहीं है। लेकिन इन 3 साइंटिस्ट की खास बात क्या थी, इन्होंने अपना नाम आगे ना लगाकर, ह्यूगो डिवरीज साहब ने मेंडल का वर्क को रीपब्लिश किया, उनका रिसर्च पेपर को रीपब्लिश कराया। और इन तीनों ने मेंडल के काम को आगे लेकर आए, अपने नाम को पीछे रखा और मेंडल के नाम को आगे लेकर चले। तो मरने के, देखो सच कभी नहीं छुपता, जो उन्होंने डिस्कवरी की थी उनके मरने के 16 साल बाद, 1884 में डेथ हुई, 1900 में रिडिस्कवर किया, उनके मरने के 16 साल बाद उनको रिकॉग्निशन मिला, उनको फेम मिला, ठीक है। तो ये ऐसे डिस्कवरी हुई। अच्छा, क्यों, ऐसा क्या था, मेंडल ने क्या कोशिश नहीं की थी? मेंडल ने बहुत कोशिश की होगी कि देखो मैंने कुछ नया खोजा है, कुछ तो देखो, मैंने ये इतनी बड़ी डिस्कवरी की है, क्या इसका कोई सिग्निफिकेंस है क्या?
क्या आप मेरे को बताओ कि मैंने कुछ बेहतर खोजा है क्या? मेरे को तो लग रहा है मैंने बेटर काम किया है, बट मेरे को पता नहीं। ठीक है, तो उन्होंने क्या हाथ पैर मारे होंगे अपने काम को रिकॉग्नाइज कराने के लिए। तो मंडल ने तो बहुत किया, लेकिन उनका काम रिकॉग्नाइज नहीं रहा। ठीक है, 1865 की बात है बेटा। उन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया, लेकिन अनरिकॉग्नाइज रहा जब तक इन 3 साइंटिस्ट ने आके रीडिस्कवर नहीं कर दिया। तो क्या कारण रहे होंगे, समझते हैं उन कारणों को एक एक करके। आज तो कम्युनिकेशन बहुत इजी है, आज हम यूट्यूब के माध्यम से मिल पा रहे हैं। ऐसे ही उस टाइम पर कम्युनिकेशन बहुत ही डिफिकल्ट हुआ करता था। आज हमारे पास कोई भी छोटी सी बात है, हमारे पास मीडिया है, न्यूज चैनल्स हैं, है ना, अदर बहुत सारे चैनल्स हैं हमारे पास जिनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं। उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। उस टाइम पे तो बहुत ही लिमिटेड से लोग पढ़े लिखे होते थे, बहुत ही लिमिटेड से लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे, है ना। तो उस टाइम पे कम्युनिकेशन बड़ा मुश्किल था बेटा, है ना। सेकेंड बात, मेंडल ने जो फैक्टर, मेंडल ने बोला था कि मेरी जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, मतलब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर जाते हैं, उस नेक्स्ट जनरेशन से उस नेक्स्ट जनरेशन में ऐसे कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं। इसी को इनहेरिटेंस बोला। ऐसे कैरेक्टर पास ऑन होते हैं, और ये जो कैरेक्टर पास हो रहे हैं, यहां से कुछ तो निकला, है ना, यहां से कुछ तो निकला और दूसरे में गया, फिर निकला, फिर दूसरे में गया। तो यानी कि उन्होंने बोला कि कोई फैक्टर तो है जो इस पेरेंट से निकल के F1 में गया, मतलब नेक्स्ट प्रोजेनी में गया, इससे निकल के दूसरी प्रोजेनी में गया। कोई तो फैक्टर है जो लेकर जा रहा है। ठीक है, कोई तो फैक्टर है, और वो फैक्टर ब्लेंड भी नहीं होता है। लेकिन बच्चों, जब तक मेंडल ने नहीं बताया था ना कि ये कैरेक्टर ब्लेंड नहीं होता है, लोगों का इससे पहले था, इससे पहले यही मानना था कि कैरेक्टर ब्लेंड होते हैं। मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये है बेटा जी कि अगर कोई टॉल है और कोई डॉर्फ है, मान लो कोई टॉल है कोई डॉर्फ है, तो उसका क्रॉस कराया, एक टॉल आ गया, तो उन्होंने कहा कि इसके कैरेक्टर मिक्स वगैरह हो गए, इसके अंदर जो टॉल आया उसके अपने कैरेक्टर आ गए, अब इसके अकॉर्डिंग आगे कैरेक्टर जाएंगे, ऐसा मानना था लोगों का। लेकिन मेंडल साहब ने क्या बोला जानते हो? कि इसका कैरेक्टर आया, इसका कैरेक्टर आया, आके मिला नहीं है। हम पढ़ेंगे इस बात को डिटेल, है ना, आगे मिला नहीं है, ये ऐसे ही रहता है, इसके अंदर ब्लेंड नहीं हुआ है, ये सेपरेटेड, अपने ऐसे ही रहेंगे, अपने ऐसे ही देखे कैरेक्टर दे रहे हैं, और अगली जनरेशन में आके फिर दोबारा अलग हो जाएंगे। तो इससे पहले के जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता। उनका मानना था कि अगर एक टॉल आया, एक डॉर्फ आया, अब जो बना है टॉल, अब उसका महत्व है, उसकी इंपॉर्टेंस है, अब उसके अंदर जो कैरेक्टर है वही आगे जाएंगे। मैं कहता हूं नहीं, जो पेरेंट्स से आए थे ये कैरेक्टर भी आगे एज इट इज जा सकते हैं, पढ़ेंगे इस बात को हम। ठीक है, तो उन्होंने जो फैक्टर बोल रहे थे कि कोई तो फैक्टर है, लेकिन उसका कोई अस्तित्व बता नहीं पाए बेटा। ठीक है, मेंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स वाज टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल बाय मेनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। ठीक है, हमने बायो क्यों लिया? आधे बच्चों हमने बायो इसलिए लिया क्योंकि हमें मैथ्स पसंद नहीं है ना, और डॉक्टर बनने का जुनून भी है, ड्रीम भी है। अगर आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, है ना, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, हर टाइम दिमाग में आपके चलता है कि मेरे को डॉक्टर बनना है और मैं डॉक्टर बन के रहूंगा। मैनिफेस्ट कर लीजिए, आप आज से मैनिफेस्ट कर लो, अपने आप के अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना स्टार्ट कर दो बेटा। तो आप अगर उस चीज को शिद्दत से मेहनत करते हो, तो शिद्दत से मेहनत करना बहुत जरूरी है। पूरी कायनात मिला के, पूरी कायनात आपको उस मंजिल तक पहुंचाने में हेल्प करेगी। तो हमें मैनिफेस्ट करना बहुत जरूरी है बेटा। मैं ठान लूंगा कि मेरे को डॉक्टर बनना है यार, मेरे पास कोई अदर ऑप्शन ही नहीं है, मेरे को बनना है। और अगर एक इंसान कुछ चाह ले, तो बेटा एलॉन मस्क बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उन्होंने चाह लिया था तो नासा के सामने खड़े होकर बोला था कि मैं रॉकेट भेजूंगा और वो रॉकेट वापस आके नीचे लैंड कराऊंगा। पहली बार में $100 मिलियन, 800 करोड़ रुपया खर्च किया था और फेल हो गया था। सारे लोग हंसने लगे, नासा भी हंसने लगा कि क्या हमारे सामने, हमारी इतनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी फेमस प्रसिद्ध ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे सामने ये सब चीजें बात कर रहा है, ये तो नूब है, नए नए आए हैं मार्केट में। उन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं। मैंने क्या किया, उन्होंने अपने फेलियर से बातें की, अगली बार फिर भेजा, फिर फेल, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं बार भेजा, नहीं। अब जब उन्होंने 15th टाइम भेजा ना बेटा, तो वो ऊपर गया और वहीं पे आके एकदम एग्जैक्ट सेट हो गया। ही प्रूव्ड इट एंड देन दैट टाइम ही वाज लाफिंग एंड दैट टाइम ही वाज बिलियनर। स्पेसएक्स को उन्होंने मतलब स्पेस की ऊंचाइयों पे ही पहुंचा दिया था बेटा। तो जुनून होना चाहिए यार,
वो जुनून है तो आप हर बच्चा हर कुछ कर सकता है। चलिए खैर, back to topic. Mendel work suggested that factors were discrete unit. He could not provide any physical proof for the existence of factors and what they are made up of. अब उन्होंने बोला कि यार ये फैक्टर तो हैं, कुछ तो फैक्टर है जो यहाँ से निकल के, आज तो हमें पता है कि जीन्स है, जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता है, डीएनए पास ऑन होता है, लेकिन उन्होंने इस जीन को ना फैक्टर बोल दिया था। अब उस टाइम तो क्रोमोसोम की डिस्कवरी नहीं हुई थी भाई, ये काम कब के हैं? 1865 के, 1865 के काम है ना, 1856 से 1863 तक उन्होंने काम किया। 1882 में क्रोमोसोम डिस्कवर हुआ है। आप समझ सकते हो, उस टाइम तक क्रोमोसोम ही नहीं पता था लोगों को। जब क्रोमोसोम ही नहीं पता है तो वो कैसे बता देंगे जीन के बारे में? हमें सब ऐसा कुछ नॉलेज ही नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ तो है ऐसा, कोई तो फैक्टर है। उन्होंने फैक्टर लिख दिया है ना, और उसके बेसिस पे सारा कुछ कर दिया। बाद में जब हमने स्टडी किया ना, बाद में पता चला यार ये जो फैक्टर मेंडल फैक्टर चिल्ला रहे थे, वो एक्चुअली फैक्टर क्या है? वो जीन्स है। आज तो हमने डिस्कवर कर लिया, हमने रिलेट करके देखा तो मेरे को एग्जैक्ट फैक्टर वही चीजें कर रहा था जो जीन्स कर रहा है। यानी कि फैक्टर उन्होंने प्रूफ तो नहीं दे पाए, मेंडल साहब प्रूफ तो नहीं दे पाए ये फैक्टर क्या है, लेकिन उन्होंने एक थियरी दे दी थी जो कि बहुत सही थियरी थी उस टाइम पे, राइट? तो कोई प्रूफ नहीं दे पाए थे बेटा, है ना। इसके बाद मेंडल को सक्सेस मिली क्यों? मेंडल का एक्सपेरिमेंट इतना सक्सेसफुल हुआ, उनका वर्क पहचाना नहीं जा सका, ये एक बात थी बेटा, लेकिन काम तो बेहतर था, काम में तो सक्सेस मिली। काम तो उनको, जो उन्होंने काम किया उनको मनचाहे रिजल्ट्स मिले, है ना, उनको रिजल्ट तो मिले। वो रिजल्ट पूरी दुनिया को नहीं पता लग पाए, वो अलग बात है। तो यानी कि वो वर्क क्या थे, मेंडल की सक्सेस का कारण क्या था? मेंडल की सक्सेस का कारण था, अब ध्यान से सुनिएगा, इससे पहले प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स थी, बहुत सारे लोग पहले भी आए थे, और बहुत सारे लोगों ने गलती पता है क्या की? 10 कैरेक्टर एक बार में स्टडी कर रहे हैं, है ना, आई कलर, हाइट, बहुत 10 कैरेक्टर एक बार में स्टडी कर रहे हैं। या बायो मैंने ले रखी है, मैं 10 कैरेक्टर स्टडी करूंगा, मैथ्स मेरे को बहुत अच्छा आता नहीं है, 10 कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन ही नहीं लगाना आ रहा मेरे को। आप बात समझ रहे हो? तो उन्होंने बहुत ज्यादा कैरेक्टर एक बार में ले लिए। मेंडल का सबसे खास बात क्या था कि एक तो उनको मैथ्स की नॉलेज थी, स्टार्ट्स पढ़कर आए थे, है ना, और उन्होंने 1 से 2 ही कैरेक्टर लिए। उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा नहीं लूंगा, पजल हो जाऊंगा मैं, ठीक है, ये एक कारण बना। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी, जो मटर का पौधा उन्होंने लिया ना, वो उनका सबसे बड़ा कारण बना सिलेक्शन का। सर ऐसा क्यों, समझते हैं। तो बेटा पहली बात तो ये एक एनुअल प्लांट है ना, जो कि शॉर्ट लाइफ स्पैन का 2 to 3 मंथ्स की। एनुअल प्लांट मतलब यानी कि एक ही फेज के अंदर, एक ही सीजन में, मतलब अपनी वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव लाइफ पूरी खत्म कर देंगे, है ना। इसका मतलब है कि ये एनुअल प्लांट होंगे जिनका शॉर्ट लाइफ स्पैन होगा 2 से 3 महीने का। अगर यही लाइफ स्पैन इनका 5 साल का होता तो क्या होता? सब पेरेंटल जनरेशन को क्रॉस कराता, F1 में आने में 5 साल लगते, फिर F2 आने में 10 साल 5 साल और लगते, तो टोटल 10 साल। एक क्रॉस को कराने में 2 साल लग जाते। कभी अपनी जिंदगी में क्रॉस ही नहीं करा पाते। उन्होंने कहा कि 2 से 3 महीने के अंदर रिजल्ट मिल जाएंगे मेरे को, बढ़िया। तो आज कराया पेरेंट को, F1 आया 2 से 3 महीने बाद, F2 आया उसके 2 से 3 महीने बाद, F3 आया उसके 2 से 3 महीने बाद, तो आराम से 3-4 जनरेशन 6-7 महीने में हो गई। बढ़िया बात है ना। नेक्स्ट बात कि वो नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन करते थे। तो इससे क्या फायदा मिल रहा है हमें, इस पॉइंट को मैं अभी आगे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन भी आर्टिफिशियली परफॉर्म किया जा सकता था, इस बात को भी मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा डिटेल, ठीक है। अच्छा, इट हैज मेनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, इंपॉर्टेंट था। मतलब आज हम ह्यूमन में देखें अगर, तो मैं बोलूं कि हाइट का कैरेक्टर ले लो, तो आप बोलोगे कि सर टॉल होगा, डॉर्फ होगा। ऐसा तो नहीं होता। हाइट में तो बहुत एक रेंज है। हमारी हाइट मान लो 6 फुट है, किसी की 5'10" है, किसी की 5'9" है, किसी के 4 है, 4'11" है। हाइट में तो बहुत वेरिएशन है। कोई ऐसा कैरेक्टर लूं मैं जिसमें सिर्फ 2 ही हो, या तो लंबा हो या फिर छोटा हो, 2 ही उसके ट्रेट्स बन पाए, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो, ऐसा कैरेक्टर लूं मैं। और ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें ऐसे कई सारे कैरेक्टर हो जिनके 2 ही आउटकम है, या तो टॉल होगा या डॉर्फ होगा, या येलो होगा या ग्रीन होगा, या राउंड होगा या रिंकल्ड होगा, और आ ही नहीं रहे, राउंड और रिंकल्ड के अलावा तीसरा शेप ही नहीं आ रहा है। तो यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो, यानी कि 2 ही ट्रेट्स हो, ऐसा कोई कैरेक्टर। और ऐसे कई सारे कैरेक्टर एक प्लांट में होने चाहिए, ठीक है ना।
दूसरी बात है प्लांट, पी प्लांट इज इजी टू कल्टीवेट। भाई उगाना बहुत आसान था, उसमें बहुत ज्यादा केयर वगैरह रिक्वायर्ड नहीं थी, ये भी एक रीजन था, है ना। तो वो 100 प्लांट उगाते थे और आराम से उनके ऊपर स्टडी वगैरह कर पाते थे, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा, इनके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, राइट। पी सीड्स आर लार्ज, बड़े सीड्स हैं, इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे, विजिबल हो पाएंगे, हैंडलिंग कर पाएंगे, उठाकर लेकर आएंगे, है ना, जाके दूसरा प्लांट में लगा देंगे, मतलब दूसरा उगा देंगे, दूसरा प्लांट उग जाएगा। ऐसे ही आसान चीजें हो गई थी उनके लिए। अगर बहुत ही छोटा होता तो बहुत मुश्किल हो जाती चीजें, है ना। तो बेटा मेंडल क्वांटिटेटिवली एनालाइज द इनहेरिटेंस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को, है ना। क्वांटिटेटिवली कैसे एनालाइज किया एक क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को। क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं पहले मेरे को वो बताना पड़ेगा, है ना। फिर उन्होंने उन क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को क्वांटिटेटिवली कैसे एनालाइज किया वो बताना पड़ेगा। समझ में आई बात? चलो। He maintained the statistical record of all the experiment, जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए सबका रिकॉर्ड रखते चले, एक एक एक्सपेरिमेंट करते गए और एक एक का रिकॉर्ड रखते गए। चलो अच्छा, उन्होंने कौन कौन से 7 कैरेक्टर्स लिए बेटा? तो उन्होंने स्टेम हाइट लिया, या प्लांट हाइट बोल दो इसको, प्लांट हाइट बोलूं या स्टेम हाइट बोलूं बात एक ही है, ठीक है। चलो अब इसमें क्या था, टॉल डॉर्फ, फ्लावर कलर में वायलेट डोमिनेंट, व्हाइट रिसेसिव, फ्लावर पोजीशन में एक्सियल डोमिनेंट, टर्मिनल पोजीशन होगी जो उसकी वो रिसेसिव होगी। पॉड शेप में इन्फ्लेटेड यानी कि फूला हुआ, इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ, है ना, डिफ्लेटेड मतलब बिगर फूला। तो इन्फ्लेटेड होगा या कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा, ठीक है ना, या तो कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा या फूला हुआ होगा। पॉड कलर, फली का कलर, ध्यान से सुनना, ये ग्रीन वाला डोमिनेंट है बेटा जी, ग्रीन वाला डोमिनेंट है, येलो वाला रिसेसिव है। ये मैं अलग से आपको बड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, ग्रीन वाला डोमिनेंट है, येलो वाला रिसेसिव है, ठीक है। सीड शेप राउंड डोमिनेंट रिंकल रिसेसिव। अब ध्यान सुनना, बीज का जो कलर होगा, सीड का जो कलर होगा वो येलो वाला डोमिनेंट होगा और ग्रीन वाला क्या होगा, रिसेसिव। ये बच्चा बड़ा कंफ्यूज करता है बात को कि इसमें येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव है सीड कलर के केस में। पॉड कलर के केस में ग्रीन डोमिनेंट और येलो रिसेसिव है। इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से याद रखिएगा। बात समझ में आई आपको? क्लियर है एकदम? ओके। अब एक सवाल आता है, नीट 2017 का क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स which one was not considered by Mendel in his experiment on P। ये वाला किया था, बिल्कुल किया था, स्टेम हाइट टॉल डॉर्फ। पॉड शेप इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड था, अभी देखा हमने। सीड ग्रीन और येलो थे, बिल्कुल। ट्राइकॉम, ट्राइकॉम तो कुछ नहीं था, यानी कि यही है। ट्राइकॉम रूट हेयर्स को बोलते हैं, है ना, रूट हेयर होते हैं। इस ट्राइकॉम की बात हम बाद में करेंगे। अभी आपको इतना जानना कि ऐसा तो कुछ नहीं था, ऐसा तो नहीं था, नॉट कंसिडर्ड बाय मेंडल। क्लियर है बात? एक और नीट 2022 का, यानी कि पिछले साल का सवाल है, तो ध्यान दीजिएगा। मेंडल स्टडीड 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स इन पी प्लांट एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। बिल्कुल ठीक बात है, 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए थे। देखो ये 7 पेयर लिए हैं, ठीक है ना, 7 पेयर लिए हैं इन्होंने, 7 पेयर, यानी कि ट्रेट्स कितने हुए? 14 ट्रेट्स हुए, 14 ट्रेट्स हुए। 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज क्या होता है आगे जानेंगे बेटा जी, है ना। 14 ट्रेट्स लिया, अभी इतना जानो खाली। दूसरा, 7 कैरेक्टर्स आर एग्जामिन्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट, है ना, ऑन पी प्लांट वर सीड शेप या सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्लियर? एकदम समझ में आया? इसके बाद एनसीईआरटी क्या लिखती है? तो एनसीईआरटी कुछ ऐसा लिखती है कि इट वाज ड्यूरिंग द मिड 19th century दैट हेडवे वाज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस। मिड 19th century, 1850 की बातें कर रहा है, जब इनहेरिटेंस का मतलब वंशागति, यानी कि कैरेक्टर कैसे इनहेरिट हो रहे हैं, कैसे आगे कैरेक्टर जा रहे हैं, है ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग में सब लोग लगे हुए थे। उस टाइम पे मेंडल साहब आए,
हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट लेकर अपने गार्डन पी के ऊपर। क्या एक्सपेरिमेंट थे, डिटेल जानेंगे बेटा। 7 साल तक 1856 से 1863 एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उन्होंने इनहेरिटेंस के लॉ दे दिए। क्या थे इनहेरिटेंस के लॉ, आगे जानेंगे। During Mendel's investigation into inheritance pattern, it was for the first time statistical analysis and mathematical logic were applied to this problem in biology. उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने इन इनहेरिटेंस पैटर्न के अंदर मैथ्स घुसा दिया। उन्होंने कहा स्टार्स घुसा दिया कि इतने पौधे ऐसे लंबे आ रहे हैं, इतने शॉर्ट पौधे आ रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लगा दी। आगे हम जानेंगे, ठीक है। His experiment had a large sampling size which gave greater credibility to the data he collected. अब ध्यान से सुनिए, अगर डेटा का साइज बड़ा होगा तो क्रेडिबिलिटी ज्यादा होगी। कैसे सर, आप मुझे बताओ, एक कपल के 4 बच्चे, दो, अब लड़का होगा या लड़की, कितने प्रतिशत चांसेस, 50। तो 4 बच्चे हैं, 2 लड़के हो 2 लड़की हो, ऐसा जरूरी थोड़ी है। हो सकता है चारों लड़कियां, हो सकता है चारों लड़के हो सकता है 3 लड़के हो 1 लड़की हो, तो फिर ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि मैं दिल्ली के अंदर देखूं या पूरे भारत के अंदर देखूं, बहुत बड़ा नंबर ले लिया मैंने, 140 करोड़ जनता में, तो आप देखोगे लगभग बॉयज और गर्ल्स का रेशो 70 करोड़ 70 करोड़, यानी कि 50:50 आएगा। वर्ल्ड लेवल पे बात करूं तो 50:50 आएगा। जैसे ही डेटा बढ़ता है ना, जैसे ही डेटा बढ़ता है, डेटा का साइज बढ़ता है, उसके अंदर एक ज्यादा क्रेडिबिलिटी आती है बेटा, है ना, ज्यादा बेहतर रहता है बड़ा डेटा। क्लियर? So the confirmation of his inferences from experiment on successive generation of his test plan proved that his results pointed to general rules of inheritance rather than being unsubstantiated ideas. इसका मतलब क्या है बेटा, उन्होंने कहा कि सब्सटेंशियल वर्क था, अनसब्सटेंशिएटेड आइडियाज नहीं थे। इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि मैं कोई भी बात हवा में नहीं कर रहा हूं। तुम बायो के प्रूफ मांगते हो, साइंस है, बायो है, प्रूफ मांगती है, मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूं, देखो सामने मेरे प्रूफ है। तो उन्होंने कोई भी बातें, कोई भी लॉ, इनहेरिटेंस के, वंशागति के कोई भी सिद्धांत, कोई भी लॉ हवा में नहीं दिए, एक्सपेरिमेंट करके उनका लॉजिक बता कर किए बेटा। मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड 2 ऑपोजिट कैरेक्टर। ऐसे मैंने आपको बताया अभी, ऐसे कैरेक्टर लिए जिनके 2 ही ऑपोजिट ट्रेट्स हैं, ठीक है, या तो टॉल या डॉर्फ, या येलो या ग्रीन सीड। दिस अलाउज हिम टू सेट अप अ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स गवर्निंग इनहेरिटेंस। अब मेंडल के पास तो सब कुछ है, अब मेंडल क्रॉस कराएंगे तो यार कुछ तो बेसिक फ्रेमवर्क तैयार करना होगा ना, कि मैं ये करूंगा। तो उन्होंने सेट कर लिया कि मैं यही काम करूंगा। ध्यान से समझते हैं, एक चीज को समझो। पहले एक बार ये वाला एक क्वेश्चन देख लो। तो ये तो आपको पता ही है, एकदम आंख बंद करके मार देना। 1856 to 1863, 7 साल तक इन्होंने मेंडल के हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट चले थे, 7 साल इन्होंने काम किया था। देखो, इसके बाद मैं इस क्वेश्चन को पहले बाद में कराऊंगा, पहले आप मेरी बात को समझो। मेंडल ने हवा में कुछ काम नहीं किया कि मैं ग्राउंड को क्रॉस करा देता हूं, चीजें कराए तो अपने आप हो जाएंगे। मेंडल ने ऐसा कुछ नहीं किया बेटा। मेंडल ने पहले सोचा कि मेरे को करना क्या है, यानी कि एक स्ट्रैटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज अगर मैं पढ़ने लग जाऊं, कुछ भी मैं उठा के पढ़ रहा हूं, तो नीट नहीं निकलेगा ना बेटा। आप स्ट्रैटेजी बनाते हो कि मैं पढ़ूंगा कैसे, मेरे को क्या क्या करना है, मेरा शेड्यूल क्या होगा। तो ऐसे ही उठा के प्लांट के क्रॉस करने नहीं चले गए थे मेंडल साहब। उन्होंने कहा था कि यार मैं पहले फ्रेमवर्क तैयार करूंगा कि मैं क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने वाला हूं, क्या क्या चीजें मैं करूंगा। उन्होंने उसका एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। वो फ्रेमवर्क क्या था उसको जानते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कहा मैं सबसे पहले क्या करूंगा, पेरेंट लूंगा। पेरेंट लूंगा, कैसे पेरेंट लूंगा? टॉल पेरेंट लूंगा। एक तो प्योर पेरेंट लूंगा, हमेशा प्योर पेरेंट। प्योर मतलब सर होमोजाइगस, इम्प्योर होता है हेटेरोजाइगस। हमेशा मैं कैसे पेरेंट लूंगा? होमोजाइगस, प्योर पेरेंट होंगे। और एक लूंगा मैं डोमिनेंट प्योर, और एक लूंगा मैं रिसेसिव प्योर। डोमिनेंट मतलब टॉल वाला कैरेक्टर, रिसेसिव मतलब डॉर्फ वाला। तो एक तो मैं ये लूंगा,
कोई भी प्लांट, कोई भी क्रॉस कराऊंगा, A1 मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, 3 कैरेक्टर को लेके 5 कैरेक्टर, कुछ भी क्रॉस कराऊंगा मैं, तो पहले सबसे पहला मेरा काम क्या है, तो प्योर पेरेंट ले लूंगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये पेरेंट लूंगा और इनको मैं क्रॉस कराऊंगा। और इसके बाद जो मेरे पास आएगा मैं उसको F1 जनरेशन बोलूंगा, और इसके बाद इस F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस करा दूंगा और सेल्फिंग आपस में क्रॉस करा दूंगा और बना दूंगा F2। ध्यान से देखिएगा F2। फिर उन्होंने बोला कि F2 के बाद भी मैं इसको आपस में क्रॉस करा दूंगा और बना दूंगा F3। तो उन्होंने कहा कि पहले तो मैं, ध्यान से सुनना, पहले तो मैं डिफरेंट प्लांट लूंगा, प्लांट 1 और ये प्लांट 2, 2 प्लांट लिए अलग अलग। कैसे लिए? एक प्लांट तो आपका प्योर डोमिनेंट लिया और एक क्या लिया, प्योर रिसेसिव लिया। इन दोनों के बीच में 2 प्लांट को लाके क्रॉस कराया। तो ये तो क्या हुआ बेटा, ये तो आर्टिफिशियल क्रॉस, मतलब मैं सिंपल अभी ऐसे समझो कि ये तो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ 2 डिफरेंट प्लांट्स में, ये तो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। फिर उन्होंने क्या किया आगे, ये प्लांट कैसा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है इसके, इसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है। तो इन्होंने क्या बोला कि उसके बाद तो मैं क्या कराऊंगा, सेल्फिंग कराऊंगा, यानी कि एक ही फ्लावर है, इन्होंने बोला कि एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों मेल और फीमेल प्रेजेंट है, ये एंथर, तो यानी कि इसका इसी के ऊपर करा दूंगा, सेल्फ पॉलिनेशन करा दूंगा, ये सारा आगे सब सेल्फ पॉलिनेशन कराऊंगा और मैं रिजल्ट देखूंगा कि मेरे F1 में क्या रिजल्ट आ रहे हैं, F2 में क्या रिजल्ट आ रहे हैं, F3 में क्या रिजल्ट आ रहे हैं। हम हमारी बुक्स में सिर्फ F1 F2 तक ही पढ़ते हैं, तो हमें क्या पढ़ना है, कोई भी क्रॉस कराया जाए, 2 पेरेंट लोगे, उसका F1 बनाओगे और फिर उसी F1 के अंदर उसकी सेल्फिंग यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन करा दोगे और F2 देखोगे। बात समझ में आई बाल को, क्लियर है एकदम। चलो, तो इन्होंने इसको कैसे किया, अब ध्यान से समझते हैं, अब इनकी टेक्निक समझते हैं। इन्होंने क्या किया बेटा जी, सबसे पहले इन्होंने होमोजाइगस मतलब पेरेंट लिए। पेरेंट कैसे लिए इन्होंने, आप बोलोगे सर प्योर लिए, इसका मतलब क्या था, एक तो सर होमोजाइगस रिसेसिव लिया होगा, ठीक है, और एक होमोजाइगस डोमिनेंट लिया होगा, बिल्कुल ठीक बात है। बच्चे एक चीज समझ, ये होमोजाइगस जो रिसेसिव लिया होगा ये तो स्मॉल टी है, मेरे को दिख रहा है कि प्लांट छोटा है, मेरे को दिख रहा है प्लांट छोटा है, तो छोटा प्लांट है तो मुझे समझ में आ गया कि रिसेसिव है ना, और ये होमोजाइगस ही होगा। लेकिन प्लांट है लंबा, प्लांट लंबा है, तो प्लांट लंबा जो होगा, टॉल प्लांट जो होगा वो कैसा हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है और वो ऐसा भी हो सकता है। मेंडल को चाहिए था कैसा, ऐसा, तो मेंडल साहब ने क्या किया कि उनको ये वाला प्लांट मिल जाए। देखकर प्लांट को फिनोटाइप तो पता लगा लोगे टॉल है, देख के प्लांट को उसका जीनोटाइप कि ये वाला है कि ये वाला टॉल है, ये कैसे पता लगाओगे, ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 टॉल प्लांट को लिया, ठीक है, ये टॉल, ठीक है, और इनको क्रॉस करा दिया। क्रॉस कराने के बाद हमने देखा कि सर टॉल आ रहे हैं और एक छोटा डॉर्फ आ रहा है, ठीक है, इन्होंने इस डॉर्फ को हटा दिया यहां से और इन्होंने आपस में फिर टॉल को करा दिया। फिर देखा कि टॉल टॉल टॉल, एक डॉर्फ आ गया, फिर इस डॉर्फ को हटा दिया और आपस में इन टॉल को करा दिया। फिर देखा कि फिर टॉल टॉल टॉल, अब कोई डॉर्फ आ ही नहीं रहा, तो इन्होंने जनरेशन ओवर जनरेशन क्रॉस कराते गए और कराने के बाद आखिरी में जब सारे टॉल आना स्टार्ट हो गए, डॉर्फ आना ही बंद हो गए, वो समझ गए कि अब मेरा ये वाला कैरेक्टर आ चुका है। क्यों, डॉर्फ आना बंद हो गए तो स्मॉल टी खत्म हो गया है, तभी तो डॉर्फ नहीं आ रहे। यानी कि स्मॉल टी अगर होता है तो स्मॉल टी मिलकर डॉर्फ आ जाता, यानी कि स्मॉल टी आना खत्म हो गया है। तो यानी कि अब जो मैं प्लांट लूंगा वो कैसा होगा, वो प्योर लाइन होगा। ये कैसा प्लांट होगा बेटा, प्योर लाइन होगा। ये प्योर लाइन टॉल प्लांट था, ये प्योर लाइन डॉर्फ था। प्योर लाइन डॉर्फ तो निकालना कभी मुश्किल नहीं था क्योंकि एक ही बन रहा है ना, इसमें तो यही होगा खाली। प्योर लाइन टॉल निकालने के लिए उन्होंने क्या किया आपको मैंने बता दिया,
तो इन्होंने फॉर्मेशन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन एक ही बात है, उसको निकालने के लिए क्या किया, ये तरीका अपनाया। अब ध्यान से सुनिए बात को आगे। मैंने क्या बोला, ये तरीका इन्होंने अपना लिया है ना, और इन्होंने टॉल भी बना लिए। अब ध्यान से समझिए, तो एक कैरेक्टर लिया, उसके आपने दो पौधे बना लिए। क्या क्या, एक प्लांट वन कैसा है, टॉल है, कैसा है सर, प्योर लाइन है। दूसरा बनाया आपने प्लांट 2, कैसा है सर, डॉर्फ है लेकिन प्योर है। तो दो पौधे हो गए आपके पास, दो वैरायटी हो गई, एक वैरायटी टॉल है और एक वैरायटी डॉर्फ है। कैसी वैरायटी, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी। ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइन वैरायटी है ये वाली, ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइन वैरायटी है ये वाली। तो एक कैरेक्टर के लिए कितनी, दो वैरायटी आ गई। कौन सी सर, प्योर लाइन वैरायटी। तो यानी कि 7 कैरेक्टर के लिए कितनी आएंगी, एक कैरेक्टर के लिए 2 आ रही हैं, तो 7 कैरेक्टर के लिए 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज आ जाएंगी। यही एनसीईआरटी लिखती है बेटा, बात समझ में। 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटी आ गई तुम्हारी। 7 कैरेक्टर लिए, तो एक प्लांट था जो लंबा था, एक प्लांट जो था वो बौना था, एक प्लांट के सीड जो थे वो येलो थे, एक प्लांट के सीड कैसे थे, ग्रीन थे, एक की फली यानी कि पॉड कलर कैसा था, ग्रीन था, किसी का येलो था। ऐसे करते करते इन्होंने 14 प्लांट इकट्ठे कर लिए और उनको मेक श्योर किया कि 14 के 14 प्लांट कैसे हो, प्योर लाइन हो। रेसेसिव निकालना तो बहुत इजी था, जो भी रेसेसिव कैरेक्टर होगा तो प्योर ही होगा, लेकिन इस वाले में डोमिनेंट ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो इसको निकालना था मेरे को, प्योर वाला निकालना था। ये प्योर है, ये ट्रू ब्रीडिंग है, ये क्या है, इम्प्योर है बेटा, ये ट्रू ब्रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो इनको प्योर निकालना था, प्योर निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया। ऐसे 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज की गई। तो इन्होंने पेरेंट निकाल लिए, यानी कि अब मेरा एक पर्पस तो सॉल्व हो गया, मेरे पास ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब प्लांट कैसा है सर, बाइसेक्सुअल है, मेल फ्लावर भी होगा और फीमेल फ्लावर भी होगा। इसके अंदर भी मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर दोनों होगा, बाइसेक्सुअल है, ये फ्लावर भी बाइसेक्सुअल है। ये आपस में ही कर गया, तो ये आपस में ही कर गया, तो मेरे को इसको इसके साथ कराना है, तो देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इमास्कुलेशन किया, ठीक है, मतलब एक तो टॉल प्लांट कैपिटल टी और एक डॉर्फ प्लांट स्मॉल टी, ठीक है। अगर मान लो कि एक फीमेल बनाया मैंने, एक मेल बनाना है, तो क्या करूं मैं, क्या करूं, मेरे को इस प्लांट के ऊपर ये फीमेल फ्लावर प्लांट बना दूंगा मैं। अभी कैसा है सर, अभी तो ये देखिए, आप लोग देख पा रहे हो, अभी तो सर ये बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल मतलब सर मेल और फीमेल दोनों है, बाइसेक्सुअल होगा, मेल और फीमेल दोनों होगा, ध्यान दीजिएगा, मेल और फीमेल दोनों है। मेरे को कैसा बनाना है, इसको फीमेल बनाऊंगा मैं। तो फीमेल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इन एंथर को कट कर दूंगा, ये क्या करूंगा, रिमूव एंथर को रिमूव कर दूंगा, तो ये कैसा बन जाएगा, फीमेल बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, रिमूव कर दिया, तो अब सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, फीमेल फ्लावर रह गया। रिमूवल ऑफ एंथर को ही हम बोलते हैं बेटा इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन मतलब रिमूवल ऑफ एंथर। बेटा जी ये क्या है सर, ये तो स्मॉल टी है, डॉर्फ वाला है। अब क्या किया, अब ध्यान सुनना, अब क्या किया, ये जो टॉल वाला था है ना, इसके पास भी दोनों होंगे, लेकिन हमें मतलब नहीं है। इसके पास जो एंथर था ना, इस एंथर से पोलन निकाल लिए, ठीक है। जैसे ही पोलन मैच्योर हुए, पोलन निकाल लिए और पोलन इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए। देखो इससे हमने क्या किया, स्टॉल वाले को मेल मतलब इसके पोलन निकाल लिए, यानी कि मेल पार्ट ले लिया और इसके ऊपर ऐसे पोलन स्प्रिंकल कर दिए। बात समझ में आई। फिर दूसरी प्रोसेस क्या की बेटा, दूसरी प्रोसेस मैंने बैगिंग कर दी, इसको कवर कर दिया एक बैग से, इसको एक थैली से, एक बटर पेपर से कवर कर दिया। इसको बटर पेपर से कवर कर दूंगा मैं ऐसे पूरा। क्यों कवर किया, मैं चाहता हूं कि यही
किसका, इस टॉल वाले का जाके ग्रो करके यहाँ पर अपनी पॉलन ट्यूब निकाल के फर्टिलाइज कर दे इसको। लेकिन अगर मैंने इसको खुला छोड़ दिया और बाई चांस कोई और आ गया, है ना, बाई चांस कोई और आ गया और इसके ऊपर लग गया और वो जर्मिनेट कर गया, तो मैं नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो मैंने इस पर स्प्रिंकल किया सिर्फ वही जर्मिनेट कर पाए। कोई दूसरे प्लांट का हवा से उड़कर अपने आप आ गया और वो जर्मिनेट कर गया पहले, तो काम खराब हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले बैगिंग कर दी। ठीक है, बैग कब खोलूंगा मैं, जब आराम से फर्टिलाइजेशन वगैरह सब हो जाएगा, तब मैं बैग रिमूव करूंगा। ठीक है, चलो तीसरी बात क्या की बेटा, तीसरी बात कर दी टैगिंग। तीसरी बात बेटा की टैगिंग। टैगिंग में क्या किया, टैगिंग में यहां पर एक प्लांट जो था, प्लांट को टैग कर दिया, मतलब लिख दिया उसके ऊपर कि कौन सी डेट को, प्लांट के ऊपर लिख दिया कि इस डेट को इस प्लांट को ऐसे ऐसे क्रॉस। अब उन्होंने तो क्या किया, 100 200 500 प्लांट्स लगाए थे। अब कौन से प्लांट में कौन सा क्रॉस किया था, किस कैरेक्टर को लिया था, क्या ऑब्जर्व कर रहे थे, कौन सी सिचुएशन में है वो पेरेंट प्लांट है कि F1 प्रोजेनी है कि F2 प्रोजेनी है, मैं इसमें कौन सा कैरेक्टर स्टडी कर रहा था, मैंने इसको कब उगाया था, ये सब याद थोड़ी रहेगा मेंडल को कि 200 पौधे हैं 200 का याद रखेंगे। तो उन्होंने क्या किया, टैगिंग कर दी। टैगिंग कर दी, उसमें डेट, कैरेक्टर कौन सा लिया, ऐसी तमाम चीजें उसके ऊपर लिखकर प्लांट पे पेपर चिट्ठी लगा दी, टैग कर दिया। बात समझ में आई बेटा। तो ये ऐसे मेंडल ने काम किया था। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फॉकलाइन मेथड, है ना, फॉकलाइन मेथड टू नो गैमीट्स। तो बात कर रहे हैं बेटा हम फॉकलाइन मेथड की, है ना, हम बात कर रहे हैं फॉकलाइन मेथड टू नो गैमीट्स। हमें ये जानना है कि सर गैमीट कैसे बनेंगे हम, राइट। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपके पास क्या है, ये एक जीनोटाइप है ना, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। तो इसके क्या क्या गैमीट बन सकते हैं सर, एक तो कैपिटल ए बनेगा और एक स्मॉल ए बनेगा। लेकिन अगर ये डायहाइब्रिड क्रॉस हो जाए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो क्या होगा बेटा, अब ध्यान से सुन बात को। इस कैपिटल ए का पहले इस दोनों के साथ करोगे, कैपिटल बी और स्मॉल बी, बिल्कुल ठीक बात है। फिर इस स्मॉल ए का इन दोनों के साथ करेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी, राइट। तो गैमेट क्या क्या बने, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। ऐसे गैमीट्स बनते हैं और यही फॉकलाइन मेथड से गैमीट को पहचानने का। ठीक है, फिर तीसरा हमने ले लिया एग्जांपल, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। ठीक है, अब ये कैपिटल ए है, इसके साथ इस कैपिटल ए का पहले दोनों के साथ कराओ, कैपिटल बी और स्मॉल बी। ठीक है, फिर इनके साथ हो गया, अब सी के साथ कराया था, इसका आगे फर्दर कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, राइट। अब ये कैपिटल ए का डन। अब इस स्मॉल ए के साथ भी यही करेंगे, स्मॉल ए का इन दोनों से कराएंगे। ठीक है, कैपिटल बी स्मॉल बी और उसके बाद इसका कैपिटल सी स्मॉल सी, इसका कैपिटल सी स्मॉल सी। बात एकदम समझ में आई तुम लोगों को। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ऐसे यहाँ पे स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ये 8 गैमीट्स बने हैं, आपको दिख रहा है 8 गैमीट्स बने। ये है फॉकलाइन मेथड। सर गैमीट कितने बनेंगे, इसका कोई फॉर्मूला है क्या? बिल्कुल है। तो गैमीट, नंबर ऑफ गैमीट का फॉर्मूला है 2 की पावर n, 2 की पावर n। ये n क्या है सर? n है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, कितने हेट्रोजाइगस हैं। जैसे यहां पर कितने हेट्रोजाइगस है, 1 2 3, 3 हेट्रोजाइगस है तो 2 की पावर 3 8 बन गए। यहां पर कितने हेट्रोजाइगस है, 2, तो 2 की पावर 2 2 बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, है ना। अब ध्यान से सुनना, अगर केस कुछ ऐसा आ जाए, केस ये आ गया, तो कितने हेट्रोजाइगस, एक तो ये है और एक ये है, 2 हेट्रोजाइगस हुए, यानी कि 2 की पावर 2, यानी कि 4 ही गैमेट बनेंगे इसमें। कैसे सर? बनाकर देखते हैं इसके। तो बेटा ये कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल ए का किसके साथ कराएं, बी, कैपिटल बी है और कोई ऑप्शन तो है नहीं। फिर ये कैपिटल सी और स्मॉल सी। ऐसे ही अब स्मॉल ए की बात करूं तो कैपिटल बी और इसके साथ कैपिटल सी स्मॉल सी।
तो ये 4 गैमीट बन जाएंगे क्या, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। यहां पर तो देखो सिर्फ बी आ रहा है, कैपिटल बी आ रहा है, क्योंकि यहां पर सिर्फ कैपिटल बी निकल पाएगा। तो यहां पर हेट्रोजाइगस कितने हुए, 2 हुए, तो 2 की पावर 4, ये 4 गैमीट्स बन जाएंगे। बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, एक सवाल करते हैं। ये एक प्लांट का जीनोटाइप है ये, ठीक है, इसके गैमीट प्रोड्यूस होंगे, तो आपको निकालना है कि इस वाले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब आप सारे गैमीट बनाकर देखोगे, है ना, और सारे गैमीट बनाने के बाद इसको निकालोगे। एक कम्बरसम, एक बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। इसका एक आसान तरीका बताता हूं, देखो कैपिटल आर कैपिटल डी कैपिटल स्मॉल डी कैपिटल ए स्मॉल डी, ये है। इसका मेरे को निकालना है कि ये वाले कितने बनेंगे। तो आप अभी आर को देखो, आर में इस कैपिटल आर में कैपिटल आर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 100% है सर, सिर्फ यही आएगा 1, ठीक है। इसमें से कैपिटल डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कैपिटल आर आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, कैपिटल डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, या तो कैपिटल डी आएगा या स्मॉल डी आएगा। क्रॉस कैपिटल ई स्मॉल ई, इसमें से कैपिटल आने की ई आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगेन 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4, यानी कि 25% होगा। बात समझ में आई आप लोगों को, क्लियर है एकदम। वो तो बहुत आसान सी चीजें सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। अब ध्यान दो, ये है जीनोटाइप, ठीक है। आपको निकालना है कि इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल एफ कैपिटल एफ। तो इसमें से ध्यान सुनना, पहले वाले की बात कर रहा हूं। तो पहले कैपिटल आर आने की प्रोबेबिलिटी सर 1/2, ये लिख देता हूं, ठीक है। फिर कैपिटल टी आने की प्रोबेबिलिटी, या तो कैपिटल टी आएगा स्मॉल टी आएगा, अगेन 1/2। इसमें से स्मॉल जी आने की प्रोबेबिलिटी अगेन 1/2, या तो कैपिटल जी आएगा स्मॉल जी आएगा। इसमें से एफ आने की, कैपिटल एफ आने की प्रोबेबिलिटी 100% होगी। देखो तो कितना आ गया 1/8, तो इसका आंसर क्या होगा 1/8। बात समझ में है। ऐसे ही नेक्स्ट वाले की बात करो, स्मॉल आर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, स्मॉल टी आने की प्रोबेबिलिटी इसमें से 1/2, स्मॉल जी आने की प्रोबेबिलिटी इसमें से 1/2, स्मॉल एफ आने की प्रोबेबिलिटी 0, कभी नहीं आएगा, तो ये गैमेट कभी बनेगा ही नहीं। कितना 0, तो 0 हो जाएगा ना, किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0 से, दैट इज 0। अब नेक्स्ट वाला है ना, नेक्स्ट वाला आप खुद बताएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है ना। चलो ओके, अब एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, तो इसको समझते हैं। ये बोल रहा है कि ऑटोसोमल जीनोटाइप है ये रहा, है ना, एक मेल और एक फीमेल का, एक मेल और फीमेल का जीनोटाइप है, दोनों का ये है। ये मेल का ले लिया मैंने और यहां पर ले लिया मैंने फीमेल का, ठीक है। और ध्यान से सुनना, दोनों का एक्स लिंक्ड जीन पे, है ना, यानी कि जीन एक्स जीन पर, सॉरी एक्स क्रोमोसोम पर एच जीन प्रेजेंट है, तो बिल्कुल ठीक है। तो इसके मेल कर एक्स क्रोमोसोम पे एच जीन प्रेजेंट है, ये कंडीशन बनेगी। फीमेल पर ये कंडीशन बन जाएगी, क्योंकि उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, कंडीशन बन गई। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ गैमेट प्रोड्यूस्ड इन, ये वाला भाई, अगर फीमेल कंटेन्स दिस, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं आपको फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ गैमेट प्रोड्यूस्ड दिस। फीमेल ये गैमेट प्रोड्यूस कर दे, फीमेल ये ले लिया, है ना, तो इसमें से स्मॉल आर आने की प्रोबेबिलिटी 100%, 1, कैपिटल टी आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, या तो कैपिटल टी आएगा या स्मॉल टी आएगा, ठीक है। और कैपिटल एच आने की प्रोबेबिलिटी 0, कभी नहीं आएगा ये गैमेट, कभी नहीं आएगा। बात समझ में आई। और ये वाला
मेल कंटेन दिस जीनोटाइप, मेल का ये गैमेट कितना आएगा, तो इसमें 1, स्मॉल आर के आने की प्रोबेबिलिटी 100%, स्मॉल टी आने की 1/2 और स्मॉल एच आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। भैया तो ये आएगा या ये आएगा, है ना, स्मॉल एच आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो आंसर होगा 1/4। जबकि अगर यही चीज अगर मैं फीमेल में निकालूं तो क्या होगा, फीमेल के जीनोटाइप में मेरे को स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल एच निकालना है, तो क्या होगा, स्मॉल टी आने की आर आने की प्रोबेबिलिटी 1, स्मॉल टी आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और कैपिटल एच मतलब स्मॉल एच आने की प्रोबेबिलिटी अगेन 100% है, क्योंकि कोई भी एक्स आ जाएगा, कोई भी एक्स आएगा तो एच तो लेकर ही आएगा, तो ये 1/2, यानी कि सेम गैमीट मेल में आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, फीमेल में आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। क्यों, क्योंकि ये सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो मेल में अलग है, फीमेल में अलग होगा। क्लियर है बात? सो दिस इज इनफ, है ना। ये कुछ सवाल किए हमने, किसके ऊपर, हमने गैमीट कैसे बनाना है, इसके ऊपर थोड़े से और सवाल भी आगे आएंगे, है ना। अब हम गैमीट नहीं बनाएंगे, हम पूछेंगे प्रोजेनी, प्रोजेनी वाले सवाल आ जाएंगे, ठीक है। ये प्रोजेनी इतने में से कितनों की होगी, इसकी तमाम बातें हम आगे करेंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में।